इंडक्शन में हम लोगों को आगे शुरू करने हैं। दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं। एक है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टर। इंडक्टेंस या इंडक्टर। दूसरा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टर। जैसे हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, वैसे ही सेम रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही यहां पर दोनों चीजें सिंक्रोनाइज हैं। जो कॉइल है उसे हम क्या कहते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टर। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस। हम लोगों ने पढ़ा जब कभी भी करंट फ्लो करती है किसी कॉइल में तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल था, वो फ्लक्स चेंज के प्रोपोर्शनल था। और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल। मतलब हम क्या, जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, मान लो मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग जो करंट फ्लो करते हैं वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, नाम से इंडिकेट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती जाती है, आपका चेंज होती रहती है। डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती है। ये जो हमारी लाइट है ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। तो ये 1 सेकेंड में 100 बार मैक्सिमम और 100 टाइम मिनिमम होती है, 0 होती है इसकी वैल्यू। एक फ्रीक्वेंसी में डबल टाइम आपका मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है तो एक करंट इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एक करंट और इंड्यूस होगी। तो जब करंट अपने आप इंड्यूस होगी तो ये जो फ्लक्स चेंज है एन पाई दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट। यदि मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N फाई। ये जो मेन इक्वेशन है दिस इज ऑफ टू मच ऑफ यूज की होती है। मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने फैराडे ने क्या बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो माइनस डी फाई ओवर dt। यदि वहां पे यहां पे एक कॉइल दिखा रखे थे, बहुत सारे कॉइल हैं तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो n से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि मैं इसकी वैल्यू को यहां से रख दूं तो क्या आ जाएगा आपका L डी आई ओवर डी। ये और ये इक्वेशंस के ऊपर छोटे छोटे से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो बने होते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। एल की जो यूनिट है वो क्या है आपका HENRY। हेनरी आपका यूनिट होती है। दूसरी यूनिट यदि हम बोले तो क्या होगी भाई आपका, दूसरी यूनिट क्या होगी यदि मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो करंट टाइम को इधर ले आते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। वोल्ट एम्पियर को क्या कहते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर को, वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या कहेंगे, V अपॉन I R। तो रेजिस्टेंस ओम सेकेंड। कुछ लिखी हुई है बुकलेट में, क्वेश्चंस होते हैं, डायमेंशंस के क्वेश्चन होते हैं। डायमेंशन निकालनी हो तो बस इसी से निकालना आसान है। हेनरी
मैग्नेटिज्म वो सारे टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिज्म की वो डायमेंशंस हैं जो याद नहीं रहती हैं, निकालनी पड़ती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो निकालनी है ना वो कैसे निकालनी है वो भी याद करके जाना है टाइम बचाने के लिए। कैसे निकालनी है तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी। अब बाकी से ढूंढोगे तो दुखी रहोगे। मैंने कहा इस वाले फॉर्मूले से कि आप निकालोगे वोल्टेज, वोल्टेज का डायमेंशन याद नहीं होती है, लेकिन वोल्टेज का फॉर्मूला याद है, V का फॉर्मूला याद है। V का फॉर्मूला क्या होता था? W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का F अपॉन Q, वोल्टेज का W अपॉन Q, सेकेंड, टाइम और करंट एम्पियर। तो W की सबको याद होती है ml स्क्वायर t स्क्वायर t। Q की क्या होती है? AT और A, T से T तो ml स्क्वायर t माइनस 2 A माइनस 2। क्या आप लोगों को मेरी कुछ कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने कहा मेरे पास एक कॉइल थी, कॉइल में जब करंट फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, तो उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होती है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन हमने पीछे निकालनी सीखी। यहाँ पे सब हम उससे भी निकाल सकते हैं, कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, लेकिन यदि डायरेक्शन पीछे के हिसाब से निकालोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी डायरेक्शन की बातें और थोड़ी सी बात में सिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू कैसे निकालनी है। ऐसे ही सेम टू सेम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब इक्वलिटी पढ़ ली होगी, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि दो लोगों का, दो एनिमल्स का, दो इंडिविजुअल्स का इंटरेक्शन। फिजिक्स की भाषा में जब हम जितने भी फिजिक्स की भाषा में कहें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। यदि हम इसे जादूगर की भाषा में कहें तो जादू है। जादूगर की भाषा में जादू, जितने भी जादू होते हैं उनमें सब में फिजिक्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हम क्या काम करेंगे कि कबूतर निकाल के दिखाएंगे। यदि हम इसमें करंट भेजते हैं, हम इसमें करंट भेजते हैं, यहां करंट बदल रही है तो यहां फ्लक्स बदल रहा है। अब यहां पे भी फ्लक्स बदल रहा है, इसका इम्पैक्ट यहां पे आया, करंट इसमें फ्लो कर रही है, चेंज हो रही है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बदल रहा है। अब जब इसके अंदर बदल रहा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो गई, तो हुआ जादू कि नहीं हुआ? नो कांटेक्ट बट करंट इज प्रोड्यूस्ड। दैट सेम फिनोमेना इज यूज्ड। जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ मिला के ट्रांसफार्मर बनता है, सबको मिला के ट्रांसफार्मर बनता है। वो लोग जितने फिनोमेना हम पढ़ते हैं, मटेरियल हमने पढ़ा, इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, वो सारे फिनोमेना से। तो हमने कहा यहाँ पे अपने आप क्या होती है, आपका एक करंट इंड्यूस हो जाती है, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं अभी इसकी। तो यहाँ पे भी सेम फिनोमेना है कि जो फ्लक्स चेंज है N252, यहां पे निकालना हूं, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ये 1 है, ये 2 है, तो N252। लेकिन किसकी करंट पे डिपेंड कर रहा है? इसकी, प्रोपोर्शनल टू। तो N252 इक्वल टू क्या हो गया? MI1। तो M का फॉर्मूला बन गया N252 अपॉन I1 कह देते हैं। E इंड्यूस जो है वो क्या कह देंगे आपका N d∅/dt है ना। तो यहाँ क्या लेना है आपको? N2, उसमें बात चल रही है आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू क्या आ गई? M di1, इसकी ये वाली वैल्यू रख दी ना हमने, तो ये फाइव लिख दो आप यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो गया आपका D। कुछ कुछ मेरी बातें समझ में आ रही है क्या आपको नहीं आ रही है? ये यूनिट तो सेम है, डायमेंशन सेम है। ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? शेप ऑफ द कॉइल, साइज ऑफ द कॉइल,
एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं। सुनो देखो, इंटरेस्टिंग बात पूरी फिजिक्स में एप्लीकेबल होती है। मैंने कहा L di over dt, L इक्वल टू n phi over I। मैंने करंट बढ़ा दी, डबल कर दी, तो L कितना, अरे L कितना, मैंने करंट डबल कर दी तो L आधा, अरे ये सुनो, तो नहीं, L तो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब फ्लक्स में डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? यस सर। जितने भी कांस्टेंट हैं वो कभी भी उस फॉर्मूले के पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। जिसने प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के क्वेश्चन करे थे वहां पे 2-3 क्वेश्चन डाले हुए हैं, मैंने स्ट्रेस को डबल कर दिया, तो बताओ यल मॉडुलस कितना, तो सेम ही रहेगा। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल के जितने भी फिजिक्स कांस्टेंट हैं वो डिपेंड, जैसे हम पढ़ते हैं मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो मैंने कहा अर्थ का मास डबल कर दिया, रेडियस डबल कर दी, तो g पे क्या फर्क पड़ा, कैपिटल g पे कुछ नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? These are the basic definitions: self inductor, self mutual inductor, self inductance, mutual inductance की ये दोनों डेफिनेशंस हैं। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे भाई? मान लो मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है फॉर अ सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर अ सर्कुलर कॉइल, ये कॉइल है, वहां बनाई थी, करंट फ्लो कर रहा है I, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ μ0/2I/r। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका n से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट चॉइस पर डिपेंड करता है आपका। मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स कितना, BA, तो क्या μ0/2I/rn into pi r स्क्वायर, अरे ऐसा pi r स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना, अरे ये जो फ्लक्स है ये तो एक कॉइल से पास आउट होता है, तो टोटल कितना, n phi। ये याद रखना कैसे ला रहा हूं, क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी मैंने तुम्हारे से कहा ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस देखो सब में से I काट दो आप लोग, L इक्वल टू μ0/n स्क्वायर पाई r, एक r से r कट गया, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फॉर द कॉइल आ गया। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई आपका? जो एसी जनरेटर डायनामो होते हैं उनमें रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर, और उसके लिए हम बात करते हैं आर्मेचर। वहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो आर्मेचर के लिए क्या चेंज आ जाएगा, यहां पर क्या लोगे आप, बस एरिया, तो यहां पाई आर स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट बी लोगे आप, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, एल का μ0n स्क्वायर AL, एरिया इक्वल लेंथ, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये छोटा n लिखा है तो नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है बुकलेट में, 1-2 क्वेश्चंस भी हैं।
ऐसे ही यदि थोड़ा सा सोचोगे तो मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया, सोलेनॉइड पढ़ाया, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका भाई, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई आपका, B A इंटू एन। नंबर ये इसमें करंट वैल्यू, तो सभी करंट की वजह से यहाँ पे भी इम्पैक्ट है, और टोटल नंबर जितने भी होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो n, तो यहां पर n ये हो गया n5, तो n म्यू नॉट n I a एरिया। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, मतलब दो तरीके हैं लिखने के, एक n l, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले म्यू नॉट लिख देता हूं, फिर n स्क्वायर I a l लिख देता हूं। तो इसको मैं वेरियस फॉर्म में यूज कर सकता हूं, n जो होता है ना कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n l, लेंथ ऑफ n क्या होता है, पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो n स्क्वायर आएगा। ये al अलग से इसलिए लिख रहा हूं, एनर्जी निकालते वक्त पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूं, यहाँ पे पाई r स्क्वायर भी लिख सकता हूं, यहाँ पे अभी पहले l का फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसका वैल्यूएशन लिख दूंगा। l i हटा दो बस, इससे कंपेयर करना है इससे, n पाई आ गया हमारा, l i तो i से i कट जाएगा, l से i से i ऐसे यहाँ कटा था ऐसे यहाँ कट जाएगा, तो मेरे पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट n स्क्वायर a l बन जाएगा आपका। n की जगह पर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर a अपॉन l, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। मैंने इसीलिए कहा था n छोटे n और बड़े n को शुरू से भी एक ही बात कहता आता हूं हमेशा, दोनों को अलग अलग दिमाग में रखो, वो पर यूनिट लेंथ होगा हमेशा, मैं तो हर जगह ऐसे ही लूंगा, और कैपिटल N क्या होगा आपका टोटल नंबर होगा। क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? तो सेल्फ इंडक्टेंस के दो एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में हैं, दोनों हमें अच्छे से आने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, निकालने का तरीका हमें आना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई नया एप्लीकेशन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम क्या काम करेंगे, आपका फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स में से आई हटा दो। ये तो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है कि n स्क्वायर क्यों आया, यहाँ पे n स्क्वायर क्यों आया, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ते वक्त दिमाग में बिठाओगे तो बैठ जाएगा आपका। क्या आपको मेरी बात समझ में है? छापना है इसमें से, तो एक बार से छाप के फिर आगे चलो। देखो मैंने आपको जो पढ़ाया सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पर इसकी इक्वेशन में सिर्फ L की जगह क्या है आपका M है, बाकी कोई भी चेंज आपका नहीं होने वाला है। अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, मैंने कहा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। यदि मैं कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स की बात करता हूं, एक बड़ी सी कॉइल है, एक छोटी सी कॉइल है, हमेशा बाहर वाली में बड़ी सी कॉइल में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं I, यहां रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, तो जो R2 है वो बहुत बड़ी है R1 से। आप कभी भी इसको उल्टा तरीके से ट्राई ना करें, बिल्कुल भी जैसे कह रहा हूं वैसे ही ट्राई करें। मैंने कहा बाहर से करंट भेजो, तो बाहर से करंट भेजो तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R2 होगा। अभी हमें इसमें करंट है, इसमें बात कर रहे हैं, इसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स जो चेंज होगा वो क्या होगा, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ये हमने लिया 2, तो ये N2 है और ये N1 है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका N2, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखोगे तो N1, ये B1 5 की बात कर रहा हूं मैं, N1 B1 A1, तो N1 म्यू नॉट अपॉन 2
I upon R2 पाई R2 स्क्वायर और N2। तो देखो यहाँ पे से रीअरेंज करूंगा, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे R1 है, म्यू नॉट अपॉन 2 N1 N2 I पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आई घटा दो, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 N1 N2 I बाई R1 स्क्वायर अपॉन R। क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आई? आई आएगा, आई नहीं आएगा, आई हटा देंगे इससे हम लोग। क्या आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा सा है ना। मैंने कहा अभी सॉलिनॉइड को ऐसे टू कॉन्सेंट्रिक सॉलिनॉइड्स, क्या हो गया आपका टू कॉन्सेंट्रिक सॉलिनॉइड्स, जो टू कॉन्सेंट्रिक सॉलिनॉइड, यहां पे हमारे पास दो सॉलिनॉइड्स हैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, जो आउटर है उसमें करंट फ्लो करती है I, तो उसके सेंटर पे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा भाई, म्यू नॉट N1 I, N1 I। अभी ऊपर वाले में करंट फ्लो कर रही है, उसके अंदर जो है वहां पर भी तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो यही V1 ने बनाया, यही V2 पर भी है, उसके अंदर है तो वो सेम रहने वाला है, तो सेम रहने वाला है तो फ्लक्स चेंज 5-2, दूसरे वाले में N2 V2 या 1 दोनों एक ही हैं, इनटू V1 को 2 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, क्या होता है फ्लक्स इक्वल A1। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है आपको? तो मैंने कहा आपसे N2 म्यू नॉट N1 I, एरिया कितना डिपेंड्स, आप लिखना चाहो तो पाई R1 स्क्वायर। यदि N2 को मैं N1 में बदल सकता हूं या N1 को N2 में, लेंथ आर सेम, हम इसकी लेंथ आर सेम हमने ली है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट N1 N2 I A L ऊपर आ गया, मुझे L निकालना है तो I काट दूंगा, म्यू नॉट N1 N2 A L। क्या आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉन्सेप्ट एक जैसा है, मैंने क्यों नहीं मिटाए कि आप इन्हें कंपैरेटिव लिहाज से याद कर लो, रट लो। म्यू नॉट अपॉन 2 N स्क्वायर तो वहां दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स, पाई से बस R यहाँ 2 है तो 2 कटा नहीं है, यहाँ पे जो कटा है तो यहाँ एक R है, ऊपर स्क्वायर नीचे सिंगल आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यहाँ से म्यू नॉट N स्क्वायर है तो बस N1 N2। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई आपको? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो छोटे छोटे से टॉपिक, सेपरेट टॉपिक हैं आपका, तो फटाफट इसे कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो फिलहाल देखो फॉर्मूला जो है ना डायरेक्ट लिख लो यार आप लोग, पावर इक्वल टू क्या होता है आपका Vs, तो जो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसे क्या काम करेंगे आपका dW ओवर dt इक्वल टू Vi। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी है दैट विल कम हाफ Li स्क्वायर। जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है आपका हाफ Li स्क्वायर, तो हाफ Li स्क्वायर। तो यहाँ पे एक छोटा सा अलग सा क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर इन सॉलिनॉइड, एनर्जी स्टोर इन
सोलेनॉइड। अरे सोलेनॉइड में एनर्जी स्टोर करनी हो तो L की वैल्यू U इक्वल टू हाफ कितना है म्यू नॉट n स्क्वायर AL इनटू अरे I कितना म्यू नॉट एन आई, तो I की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो B अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वायर, तो क्या हो गया एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से एक 2 कट जाएगा, तो B स्क्वायर इंटू AL अपॉन म्यू नॉट। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोल दो रे, मैंने कहा आपसे सुन लो, सुनो सुनो सुनो, ये भी था तो ये U है। अरे U अपॉन AL क्या है वॉल्यूम, तो ये तो एनर्जी डेंसिटी हो गई ना, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या टू तो है ना, हाँ V स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अरे क्या फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वहां पे, तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला यहां से आता ही है। मैग्नेटिक फील्ड में जब वेव ट्रैवल करती है तो उनकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है V स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है आपका? मैंने आपसे कहा इंडक्टर इन सीरीज, अरे मेरे पास बहुत सारे इंडक्टर हैं, सीरीज में जोड़ दिया है। अरे यदि सीरीज में जोड़ दूं तो क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे, बस ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, बस यही कहता। तो यानी कि L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L2। अरे यदि इंडक्टर इन पैरेलल हो तो, अरे इंडक्टर इन पैरेलल हो तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू, अरे यस और नो, सुन लो यार, पैरेलल में ऐसे ये L1 है और ये, किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, अरे बातें करते रहोगे, सुनते नहीं यार तुम लोग, बिल्कुल भी हद कर रखी है तुम लोगों ने। अरे भाई सुनो, जैसे पैरेलल इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट जा रही है, तो यार इनमें म्यूचुअल इफेक्ट भी तो हो सकता है। जैसे ये दोनों कॉइल पास पास है तो सीरीज है, सही है, करंट एक साथ जाएगी, लेकिन पास पास है तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पे भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकती है ना आपका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में यदि एम भी दिया हो तो ये क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे, यदि नहीं दिया तो डायरेक्टली, और दिया है तो एम को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वो क्या होगा, प्लस माइनस 2m। यहां जो फॉर्मूला होगा, इसलिए मैंने वाला स्टेप लिखा, यहां जो फॉर्मूला होगा यहां क्या होगा माइनस एम स्क्वायर अपॉन प्लस 2m। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे, करंट की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीज हो रही है या वो इंक्रीज हो रही है, वो इस बात पे आपका डिपेंड करता है। वाले में फिक्स है ना, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, हाँ इसमें फिक्स है आपका। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में रिलेशन और होता है, और वो रिलेशन है m इक्वल टू k रूट L1 L2। यहाँ जो k है उसे हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। जब बुकलेट से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन मिलेगा एक ऐसा, डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके किसी भी सेक्शन में यहाँ पर हो सकते हैं। क्या मेरी बातें कुछ समझ में आई यहाँ तक?
तो जल्दी से छापेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोई एग्जांपल आपकी लाइफ में देखा है? अरे ये सेल्फ इंडक्टर नहीं है तेरा बैंड। सेल्फ इंडक्टर का एग्जांपल लाइफ में हीटर। हीटर देखा है चलते हुए? नहीं देखा? पहले के टाइम में यूज होते थे, आजकल नहीं होते हैं वैसे तो। या वैसे जो एयर ब्लोअर आते हैं ना, तो एयर ब्लोअर में जो होता है आगे एक वायर, कॉइल टाइप में वायर से लगी होती है, वो देखिए ध्यान दिया है कभी? नहीं, कुछ इस तरीके से कॉइल। तो जब आप इसमें क्या होता है, करंट फ्लो कराते हो तो ये एकदम से जलता नहीं है, ये धीरे 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 रेड होता है, गर्म हो जाता है। बंद करोगे तो एकदम से खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, धीरे 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 इसकी वैल्यू आपका घटती चली जाएगी। तो अभी हम डायरेक्ट करंट लगा रहे हैं, एसी नहीं लगा रहे हैं। डायरेक्ट करंट लगा रहे हैं मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट जाएगी जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बनेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो कैसी है? मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन, परिवर्तन पसंद नहीं है तो वो रोके। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जो करंट फ्लो करेगी, जैसे आपने स्विच को ऑन किया ना तो वो उसको जाने ही नहीं देगी, जलेगा ही नहीं वो। लेकिन इधर से तुम लगातार भेज रहे हो, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो धीरे धीरे जबरदस्ती एक करंट फ्लो करेगी और वहां पे कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी। यानी कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बहुत धीरे से जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कांस्टेंट होने तक बढ़ेगी। बढ़ने के बाद क्या होगा आपका? वो कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंटली फ्लो करती है। हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो इसी बात पर। अभी तो मैं थ्योरेटिकल टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। ऐसा ही सेम टॉपिक क्या होता है आपका? कैपेसिटर होता है, जस्ट इसका रिवर्स में। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो भी एनर्जी जो पीछे हमने अभी पढ़ी, जो भी वॉल्यूम होगा, वो सारा का सारा इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है इंडक्टर में, और इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होती है इन द कैपेसिटर। ये अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में भी लिखे हुए हैं, वहां पे से याद रखने हैं आपको। इंडक्टर में कैसी एनर्जी होती है? मैग्नेटिक। कैपेसिटर में कैसी एनर्जी होती है? कैसे होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका होती है। मान लो मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ और यहाँ से स्विच को ऑन किया, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बेसिकली इंडक्टर की यहाँ पे क्या परफॉर्म होगी आपका? एक तरह से चार्जिंग, या आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ करंट इन द LR सर्किट। बेसिकली जो वो कॉइल है जो लगी होती है उसमें वायर है, वायर है तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो हम इसको समझने के लिए क्या काम करते हैं? उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। हम उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये R हो गया, ये LR हो गया, तो ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। हमेशा चाहे कैपेसिटर यूज कर रहे हो या कॉइल यूज कर रहे हो तो वायर में रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। हम रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते। तो यदि यहाँ पर मैं जो भी पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से करंट मान लो I फ्लो करती है तो IR प्लस वहां पे जो आपका करंट फ्लो करेगी उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? जो भी आपने लिखा था वो क्या था आपका? LdI/dt।
ये इसकी पहली आपका इक्वेशन होती है। इसको मैथमेटिकली यदि मैं सॉल्व करने का काम करूं, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टी अपॉन टो। जो टो होता है वो क्या है आपका टाइम कांस्टेंट आपका कहलाता है, दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज एल अपॉन आर। शुरुआत में टाइम जीरो, तो e की पावर जीरो, तो ये कितना हो गया e की पावर जीरो, तो किसके इक्वल हो गया 1 के, तो 1 माइनस 1, तो i इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं? मैंने आपसे कहा फोर्थ पॉइंट, यदि t इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत लंबे टाइम बाद t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो e माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। अरे यस और नो? तो i कितनी होगी आपका i नॉट। कुछ पहले पढ़ी है बात कि नहीं पढ़ी है यार? मैंने कहा इसका यदि हम कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसा आएगा? क्या किसी को याद है एक्सपोनेंशियल के कर्व याद करने के लिए बोला था? ऐसा कुछ याद आ रहा है हमेशा? एक जो टाइम कांस्टेंट होता है, रेडियो एक्टिविटी में भी बात आई थी आपका, तो जो ग्रोथ परफॉर्म होगी करंट के टाइम में, कितनी ग्रोथ परफॉर्म होगी आपका 66 63, जो भी आप कहना चाहो, दैट इज 63 या 67% आपका ग्रोथ जो होती है आपका वो परसेंट परफॉर्म होती है इन अ सिंगल टाइम। मैंने क्या बोला आपको? मेन जो याद रखने की बात है वो ये इक्वेशन याद रखना। जो करंट ग्रोथ की जो इक्वेशन है वो आई नॉट माइनस ई माइनस टी अपॉन टो है। टो क्या है? टाइम कांस्टेंट है, एल अपॉन आर है। अब याद रह जाए बात तो यार वो हमारे से एल अपॉन आर की डायमेंशन पूछता है। अब ना तो एल की आप ना ई आर की याद है? होती है? होती भी है। डायमेंशन पूछी तो यार यदि यहाँ से याद रह जाए एल अपॉन आर को टाइम खत्म कर। अरे यस और नो? जब मैं कराता हूँ निकलवाता भी हूँ। अरे एल अपॉन आर इक्वल टू टाइम है ना, तो डायरेक्ट टाइम की डेफिनेशन सी आर इक्वल टू भी टाइम होता है। वो अब आगे कैपेसिटर में लिखेंगे हम लोग। आपका समझ में आई बात? दूसरी बात, करंट जब मतलब थोड़े टफ सर्किट होते हैं तब हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग से रिलेटेड। थोड़ा सा सेक्शन में भी आपको वहां तक लेके जाऊंगा आपका नीट के लिए। तो अभी क्या मेरी बात समझ में आई? ये कब की बात चल रही है? बात तो 0 to इनफाइनाइट की चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात चल रही है शुरू के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की, 2-4 सेकंड। जो आप देखते हो ना हीटर में, वहां हीटर में आप जो देखते हो 2-4 सेकंड बाद वो रेड हो जाता है बिल्कुल। जब तक वो रेड नहीं हुआ तब तक धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब वो एक बार मेंटेन हो गया तो अब तो करंट कांस्टेंट हो गई ना, तो इसका काम खत्म। ये जो बात चल रही है वो उन 2 सेकंड की बात चल रही है जब शुरुआत में करंट फ्लो करना शुरू करती है कांस्टेंट होने तक। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे हम इसकी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपका? मैंने कहा दूसरी बात, तीसरी बात मैंने कहा इसमें क्या होगा, ऐसी जब हमने स्विच ऑफ किया तो अभी पोटेंशियल खत्म 0, तो इट विल नॉट सेंड द करंट। अब करंट आई नहीं, स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बदला, फ्लक्स बदला तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस हो कैसा है? मोहब्बत का तो परिवर्तन पसंद। अब क्या होगा? उसके पास जो एनर्जी थी वो उसे करंट को वापस भेजेगा। चलो चल, कब तक भेजेगा?
जब तक उसके पास एनर्जी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये लास्ट 2-4 सेकंड की बात है जब आपका क्या परफॉर्म होगा, डिस्चार्ज। जैसे कुछ ऐसा सा जैसे अभी परसों पहले दिन इसका जो वो था ब्लूटूथ डिस्चार्ज था, तो इसने कहा सर यहाँ लगा तो 10 मिनट का टाइम था, 15 मिनट का टाइम था, तो 15 मिनट में 50% चार्जिंग हो गई उसकी, लेकिन बाकी 50% चार्जिंग कितनी देर में होगी? पौन घंटे में होगी लगभग, क्योंकि 1 घंटे में पूरा चार्ज होता है आपका। तो वो सारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेम इसी कर पे बात। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपका? उसकी भी सेम फिनोमेना, जो चार्जिंग की चीजें होती है जहां पे भी बैटरी लगी होती है, तो वहां पे चार्जिंग, वो बैटरी क्या बेसिकली व्हाट इज द बैटरी? बैटरी इज द कैपेसिटर। तो वो कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, कर्व दोनों के उल्टे आ रहे हैं। यहां पे भी एनर्जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लास्ट में डिके ऑफ करंट इन, तो यहां पे बाहर से तो पोटेंशियल आपने जीरो कर दिया, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? IR प्लस LdI/dt। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनी वो होती है I = I0 E - T अपॉन τ। T वही है टाइम कांस्टेंट T, तो वो टाइम जो आपको लेना है, τ क्या है? कांस्टेंट है, L/R है। तो हमने कहा T = 0, तो I = 0, T = 0, तो इसकी वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम I नो उल्टा उसका। अरे इसकी सारे की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो 1, उल्टा T = इनफाइनाइट, तो E = infinite equal to 1 upon minus infinite equal to 1 upon infinite equal to 0, तो I equal to 0। तो यहाँ का जो कर्व बनाएंगे तो वो कैसा आएगा? शुरुआत में मैक्सिमम थी, फिर घटती चली जाएगी। तो 37% जो करंट है वो पहले टाइम स्केल में रह जाती है। 37, 33 हल्का फुल्का इसमें कंफ्यूजन रहता है दोनों के बीच में। रेडियो एक्टिविटी में भी सेम फिनोमिना है। बेसिकली 33 तो 66 का लॉस होता है और 66 का गेन, जो पहले टाइम पीरियड में होता है। कुछ बातें समझ में आई मेरी या नहीं आई? तो एक बार कॉपी कर दो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो फिक्स पैटर्न था, थ्योरेटिकल था सारा का सारा, पुरानी एनसीईआरटी में था। कुछ ना कुछ ज्यादातर चीजें नई एनसीईआरटी में भी अब का है। हमने क्या सीखा? सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालनी है वो आप लोगों को कुछ समझ में आया। कोई नई चीज आ जाए तो कॉन्सेप्ट तो वही रखना है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन कराऊं आपको, हमने करा भी था, मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर करंट फ्लो करती है I, यहां पे मैंने एक लूप रख दिया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ यदि ये बदल रही है, करंट बदल रही है, I चेंजिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स बनेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी। इंड्यूस ईएमएफ बनेगी तो कितनी बनेगी? इंड्यूस करंट होगी तो कितनी होगी? मतलब इंड्यूस करंट होगी वो निकाल सकते हो, निकाली थी पीछे हमने। फ्लक्स और इंड्यूस करंट हमने पीछे निकाली थी। अभी हमें निकालना है M। तो इसकी M म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है? मैंने अभी भी आपको बताया, 2 कॉइल, 2 सॉलिड, 2 लूप, या यहाँ तो वायर और लूप है, तो क्या इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी? अरे होगी ना, फिनोमिना तो टैली कर रहा है ना, सेल्फ इंडक्टेंस तो हो रही है ना, सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है। इसमें करंट की वजह से इसमें हो रही है, तो इन दोनों के बीच में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। अब देखो एकदम से वाइडेस्ट ट्विस्ट आ गया आपका, तार और ना लूप के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, जहां सेल्फ इंडक्शन होगी या म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वहां पे हमेशा रिलेट होंगे, चाहे शेप कैसी भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता।
तो मुझे क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए, लेकिन यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालूंगा आपका तो ये तो यार वेरिएबल है। अरे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो पहले तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना पड़ेगा। मान लो इसे मैं कह देता हूँ स्क्वायर ऑफ एल, और ये जो हाइट है यहाँ तक का जो साइज है दैट इज ए। तो यहाँ पे इसका क्या है, ये dx है, इसे क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन x। अभी फ्लक्स कितना ba, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन x इंटू l इंटू dx। अरे यस और नो, क्या ये फ्लक्स आ गया? तो ये तो छोटा फ्लक्स आया ना, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं? क्या नाम था इसका लड़की का, हमारी तानिया? बता, डायरेक्टली बता सकते हैं क्या है ये? अरे जो जो कांस्टेंट को बाहर भेज दूं, अभी बोल जल्दी जल्दी। यस सर, म्यू नॉट कौन सा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई म्यू नॉट अपॉन आई i l dx अपॉन x, उसमें dx अपॉन x इंटीग्रेट करेंगे तो log dx ex लिमिट हो रहा तो लिमिट है A a से से a प्लस l। अरे यस और नो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i l log e l l लिखते हैं, सही है। a प्लस l अपॉन, किसी को कोई दिक्कत? अरे मैंने कहा ये क्या आया, चेंज इन द फ्लक्स। अरे यस और नो, टोटल चेंज इन द फ्लक्स। मुझे क्या चाहिए, m, तो क्या करूं? अरे बोलो जल्दी से बोलो यार, m चाहिए तो क्या करो, i हटा दो। अरे यार कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? कुछ अच्छा सा बढ़िया सा ना ही कर पाएंगे तो कम से कम ये आएगा तो कर देंगे ना, सही? तो छाप लो जल्दी से। तो दिस इज ऑल अबाउट